eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपने चैप्टर नहीं PYQs को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने कल की क्लास में 2022 के PYQ स्टार्ट किए थे HTET कॉमर्स के। ठीक है, जिसमें से 30 हमने कर लिए थे, मतलब 90 to 120 हम कल की क्लास में कर चुके हैं पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लो। और आज की क्लास में लास्ट 30 मतलब 121 to 150 हम कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, आज वाले ज़्यादा इजी है क्योंकि आज वाले में ना प्रैक्टिकल नहीं है, मैंने चेक किया। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट दैट इज 121 क्वेश्चन। कहता ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज। ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट एक एटीट्यूड का किस में आता है? अफेक्टिव कंपोनेंट में, बिहेवियरल में, फीलिंग में या कॉग्निटिव में? खुद सोचो, हम जब डोमेन पढ़ते हैं, कॉग्निटिव पढ़ते हैं, अफेक्टिव पढ़ते हैं, साइकोमोटर पढ़ते हैं। कॉग्निटिव में आता है रिलेटेड टू आवर इंटेलेक्चुअल, मेंटल, ठीक है, कि हम सोच क्या रहे हैं। अफेक्टिव में आती है हमारी फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स क्या है, राइट। और साइकोमोटर में आता है जब हम काम करते हैं। तो जो ओपिनियन या बिलीफ है ये हमारे मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा आंसर? ठीक है, सो ये किसमें आएगा? कॉग्निटिव कंपोनेंट। इजी। चलिए, द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये एक्ट आया फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992, तो ये किसकी जगह आया था? ये आया था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल 1947। जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 बनाया गया था, जिसके बाद इसको खत्म करके हमारा एक न्यू एक्ट आया था फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। इजी। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटेंड मार्केट that requires that a company seek real product and marketing improvements। तो खुद सोचो, एक ऐसा मार्केटिंग कंसेप्ट या ऐसा मार्केटिंग प्रिंसिपल जो कहता है कि कंपनी रियल प्रोडक्ट पे वर्क करे और मार्केटिंग इंप्रूवमेंट्स पे वर्क करे, मतलब रियल प्रोडक्ट की भी इंप्रूवमेंट और मार्केटिंग की भी इंप्रूवमेंट पे वर्क करे। तो क्या कोई कस्टमर से रिलेटेड बात कही? कस्टमर वैल्यू या कस्टमर ओरिएंटेड तो है ही नहीं। कस्टमर वैल्यू या कस्टमर ओरिएंटेड तो वो होगा ऐसा प्रिंसिपल जो मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर हो, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रख के हमने प्रोडक्ट बनाया, वो चीज आती है इसमें। क्या कोई मिशन मार्केटिंग का सेंस है इसमें कि हमने कोई गोल रखा है उसको अचीव करने के लिए हम मार्केटिंग कर रहे हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन इनोवेटिव आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है ना, तो इट इज रिलेटेड टू इनोवेटिव मार्केटिंग। इजी। तो कैसे सॉल्व करना है इसको पता लग गया एमसीक्यूज को? तो इनोवेटिव मार्केटिंग। इजी। चलो, ये इजी है, देखो। सॉरी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कौन सी तरह की इंडस्ट्री है? तो ये है हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री, जो कि होती है सर्विसेज। यही होती है ना सर्विसेज। ठीक है, देखो अब जेनेटिक इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दे बोथ आर पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के आगे पार्ट है वो है ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री रिलेटेड होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग इसका पार्ट है सेकेंडरी का। ठीक है, और लास्ट टर्शियरी क्या होती है हमारी? सर्विसेज। टर्शियरी क्या होती है? सर्विसेज इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पे जो आपको करना है, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री और इसके टाइप्स होते हैं भाई। ठीक है, और टर्शियरी इंडस्ट्री तो है इजी सर्विसेज वाला, इसको जरूर रीड आउट करना है। अगर PYQ में आए तो आपके क्वेश्चंस में भी तो आ सकता है, राइट। चलो, स्टाफ अथॉरिटी। अब मुझे ये बताओ, 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें स्टाफ अथॉरिटी वाला था ना। तो स्टाफ अथॉरिटी जो होती है, स्टाफ एंड लाइन हमने पढ़ा, उसमें दो तरह के मतलब हमारे पास क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। एक स्टाफ अथॉरिटी, एक लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी तो एक्चुअल काम करेगी, एक्चुअल मैनेजर है। स्टाफ वाले इनको क्या करेंगे? सिर्फ एडवाइस देंगे, मानना ना मानना किसके हाथ में? मैनेजर के। तो ये आंसर क्या आएगा? कहता स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज चेन ऑफ कमांड, नहीं। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं। अ कैरियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन पे है ही नहीं भाई, ये तो एडवाइस देंगे। ठीक है, कल को नुकसान हो गया इनको कोई नहीं पूछेगा, लाइन मैनेजर वालों को पूछेगा। तो ये क्या? एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर। किसके लिए रखी जाती है स्टाफ अथॉरिटी? एडवाइस देने के लिए। ये एक्सपर्ट्स होते हैं रिलेटेड टू सम फील्ड्स। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये भी किया हमने 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। कम्युनिकेशन प्रोसेस करवाया है, इसके वो क्या नाम है, टाइप्स करवाए हैं, आगे फॉर्मल इनफॉर्मल, आगे वो कितनी तरह के सारे हमने कंप्लीट किए, राइट। तो एनकोडिंग होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है। क्या मेजरमेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना। यही होता है कि हमारा सेंडर होगा, सेंडर के पास मैसेज होगा, किसी मीडिया के थ्रू वो इनकोड करके मैसेज देगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा और फीडबैक होती है। तो ये सब होता है। क्या मेजरमेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता मेजरमेंट, राइट। चलो, 127 क्या कहता है? अ पार्टनरशिप डीड। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है कि ABC पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो वो रिटर्न एग्रीमेंट जब बना रहे हैं वो क्या होते हैं? पार्टनरशिप डीड। जनरली डू नॉट इंक्लूड, क्या नहीं होता?
नेम ऑफ द फर्म तो होता है, बिजनेस का अगर ड्यूरेशन है कि हमने 4 साल के लिए 5 साल के लिए फर्म बनाया तो वो भी हम लिखते हैं, अगर फर्म कल को डिसोल्यूट होती है तो वो क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी लिखते हैं। क्या एम्प्लॉयज की लिस्ट लिखते हैं एग्रीमेंट में? बिल्कुल नहीं। अब एम्प्लॉयज तो आ भी सकता है, जा भी सकता है, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, है ना, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं होता। तो आंसर विल बी, किसी ने पूछा है विच ऑफ दिस नॉट इंक्लूड, तो आंसर आएगा द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। इजी, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको करवाया था, 2 तरह के बैलेंस ऑफ ट्रेड में करवाया था, विजिबल इनविजिबल आइटम, ये 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने किया है। तो इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? सर्विस ट्रांजैक्शन, गुड को हम विजिबल कहते हैं और सर्विसेज को हम इनविजिबल कहते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये दोनों तो करंट का पार्ट होता है, कैपिटल वो होती है जिससे फ्यूचर क्लेम होता है ना, और एक्सपोर्ट प्रमोशन बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ भी नहीं होता। इजी, समझ आया? चलो नेक्स्ट 129 क्या कहता है? कहता है एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजंस एंड गवर्नमेंट, कि लोगों ने मिलकर और गवर्नमेंट एजेंसीज ने मिलकर क्या किया? इंप्रूव किए राइट्स एंड पावर ऑफ बायर्स इन रिलेशन टू सेलर, कि बायर्स की जो है इंपॉर्टेंस बढ़ाई, है ना। अगर बायर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या उससे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कुछ है? नहीं है। सस्टेनेबिलिटी, ये भी वही होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। सिटीजनशिप, इससे भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमरिज्म। बायर की अगर इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमरिज्म। इजी, चलो फिर आता है अ टेम्परेरी प्राइसिंग इन विच कंपनी सेल्स प्रोडक्ट बिलो द लिस्ट प्राइस एंड समटाइम इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल्स। ये डिस्काउंट वगैरह जब हम देते हैं या दिवाली ऑफर लगा दिया तो एक टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए हम प्राइस बहुत कम कर देते हैं, लाइक हम सेल निकाल देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रमोशनल प्राइसिंग। अब यहाँ पे अद्धे बच्चे क्या कर कहेंगे? टेम्परेरी। भाई टेम्परेरी प्राइसिंग नहीं होता ये, इसको प्रमोशन ही आ गया ना, टू इंक्रीज सेल, तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? प्रमोशनल प्राइसिंग। इजी, चलो नेक्स्ट है मनी इज व्हाट मनी डज। तो ये किसने दी? हमारी +2 में सबसे पहली लाइन में मनी का चैप्टर स्टार्ट होता है ना, उसमें यही मीनिंग बताया गया है, मनी इज व्हाट मनी डज। तो ये दिया किसने है? वॉकर। ये याद कर लो, ये डेफिनेशन किसने दी है? वॉकर जी ने। ठीक है, चलो हु हैज गिवन द कंसेप्ट पोस्टकॉम, ये मैंने आपको 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करवाया है, इसकी फुल फॉर्म भी कराई, और किसने दी है? ये ल्यूथर गुलिक। मैंने आपको बताया था ना PYQ आया हुआ है ये, ठीक है, वही है ये पोस्टकॉम। ठीक है, देख लो अब कितना इंपॉर्टेंट है वो सीरीज, क्योंकि प्लस में बाकी देखो, बाकी एक चीज ध्यान में रखो कि मोस्टली क्वेश्चंस आपको +1 +2 के बेसिक से मिल जाएंगे, या जो मैंने आपको 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए उससे आ रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको यही तो कहा था। चलो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड। अब मुझे एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? सेकंड स्टेप। पहला होता है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? हम पहले जो काम है उसको डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करके उसके ग्रुपिज्म करके उसको डिपार्टमेंट बनाते हैं और सबका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप देते हैं, सबको काम देते हैं, यही था। तो मुझे एक बात, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, नहीं सॉरी एक सेकेंड, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव और सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, ये तीनों किसके स्टेप हैं? प्लानिंग के। हम प्लानिंग में ही करते हैं ना ये, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, बेस्ट वन को सेलेक्ट करते हैं। ये सारा किसका काम है? प्लानिंग का। लेकिन ड्यूटीज असाइन करना, सिर्फ इसमें ड्यूटीज असाइन करना किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजिंग का। तो इसमें पूछा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में कौन सा है? ये वाला स्टेप, थर्ड स्टेप किसका पार्ट होता है? ऑर्गेनाइजिंग का। बाकी तीनों स्टेप किसके दे रखे हैं? ये भी प्लानिंग के। इजी, चलिए अब गेट कब आया था जल्दी बताओ। ये मैंने आपको 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक में बहुत अच्छे से करवाया है। गेट के बाद WTO आया 1995 में, ये भी बताया मैंने आपको, क्यों आया ये भी बताया है, 8th राउंड में उर्गे राउंड में आया था, ये भी बताया है ना। तो इसका आंसर वैसे जो आंसर की है उसमें दोनों है 47 48, क्योंकि बना 47 को था, इस्टेब्लिश मतलब काम इसने 48 को शुरू किया था। तो बच्चों ने जब इसके मतलब केस वगैरह किया तो ये दोनों आंसर ठीक माने गए थे आंसर ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। हम बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, ये पेस्टल पूरा पढ़ाया है मैंने, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल इकोलॉजिकल लीगल इन्वायरमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट हमारे इकोनॉमिक का पार्ट है ना, ये तो क्या ये सोशल का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है। लीगल का पार्ट है, लीगल में तो एक्ट आते हैं, सारे एक्ट या कोर्ट के जो जजेस के जो डिसीजन होते हैं वो। क्या ये टेक्नोलॉजिकल का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात नहीं हो रही तो ये किसका पार्ट है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। इजी, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे दो होंगे, टेलर और फ्यूल, इनके मिक्स करके दे रखे हैं। टेलर वाले कौन से थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, टेलर वाला, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, टेलर वाला, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, टेलर वाला। लेकिन जो 14 प्रिंसिपल थे हमारे फ्यूल के, उसमें था यूनिटी ऑफ कमांड। तो हमारे फ्यूल के कौन से इसमें? सिर्फ यूनिटी ऑफ कमांड। द आंसर विल बी यूनिटी ऑफ कमांड। इजी, इजी है ना। चलो फिर आता है
द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा वैसे फंक्शनल। अब आंसर की में दोनों ही सही है। ये डिविजनल वैसे हम किससे रिलेटेड करते हैं, अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो इसीलिए जब मैंने आपको बताऊं ये वाला एग्जाम दिया था 2022 वाला, जब मेरा क्लियर हुआ है, ठीक है, तो मैं भी फंक्शनल ही करके आई थी, क्योंकि डिविजनल हम किससे रिलेट करके चलते हैं, प्रोडक्ट से, राइट। मैनेजरियल स्ट्रक्चर और फॉर्मल का तो यहाँ कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मल की कोई बात नहीं कि फॉर्मल इनफॉर्मल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैनेजरियल स्ट्रक्चर होता ही नहीं, तो बचे क्या, डिविजनल और फंक्शनल। तो आंसर मैं फंक्शनल करके आई थी, लेकिन आंसर की में दोनों को माना गया ऑफिशियल आंसर की में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। भाई ये चीज समझो, दो तरह के लीडर्स होते हैं हमारे पास, ट्रांजैक्शनल और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, ये ध्यान रखना, ये इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हो सका ना मैं आपको 10 मिनट लगा के ये वाला टॉपिक करवा दूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स कौन से होते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके चलते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, उनके करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, उनकी कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है उसकी बात करते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शनल कौन से होते हैं, ट्रांजैक्शनल सिर्फ वो होते हैं जो ट्रांजैक्शन मतलब सिर्फ क्या है, या तो पैसे से मोटिवेट होंगे लोग, है ना, इस टाइप से, जो थ्योरी एक्स वाले होते हैं वो वाले। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्मेशनल में 4 आईज आते हैं, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशन, आइडियलाइज्ड, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये सारे किसका पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशनल का। तो ट्रांजैक्शनल क्या रह गया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कौन सा फॉलो होगा ट्रांजैक्शनल में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इजी, ये मैं जो आपके 4 है ना, ये मैं आपको किसी ना किसी क्लास में 5-7 मिनट की क्लास लगेगी, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल करवा दूंगी, क्योंकि लीडरशिप बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और इतने दिन हमारे पास है नहीं, समझे। चलो नेक्स्ट है, इंटरनल एलिमेंट्स दैट में इंटरफेयर विद द कंपनी एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये भी हमने किया, मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस करवाया है। स्वॉट एनालिसिस में बहुत अच्छे से बताया है कि 2 इंटरनल हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, 2 एक्सटर्नल है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो इसने पहली बात तो इंटरनल कही तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच गए, स्ट्रेंथ और वीकनेस। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो खत्म ही हो गया क्योंकि इंटरनल। उसके बाद अब स्ट्रेंथ हमारे लिए पॉजिटिव होता है और वीकनेस हमारे लिए नेगेटिव। तो इसने कहा इंटरफेयर करता है कंपनी की एबिलिटी की, ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे, तो वो क्या होगा, वीकनेस। अगर इंटरफेयर कर रहा है तो वो क्या होगा, वीकनेस होगी। इजी, चलो नेक्स्ट क्या है, कहता है डैश अकर्स इफ अ गिवन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। ये ध्यान रखना, ये ना हम 3 तरह का रिटर्न टू स्केल पढ़ते हैं, कौन सा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ये इस नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। इंक्रीजिंग रिटर्न कब होगा, कि मैं जितना इनपुट में चेंज कर रही हूँ आउटपुट में उससे ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, जितना मैं इनपुट में चेंज कर रही हूँ आउटपुट में ज्यादा चेंज आ रहा है। कांस्टेंट कब होगा, जितना मैं इनपुट में चेंज कर रही हूँ उतना ही आउटपुट में चेंज आ गया। और डिक्रीजिंग कब होगा, कि इनपुट में मैंने जितना चेंज किया आउटपुट में इतना चेंज नहीं आया, तो वो हमारा डिक्रीजिंग हो गया। उसमें यही कहा है कि इंक्रीज किया हमने इनपुट में लेकिन कम आउटपुट में कम इंक्रीज आया, तो आंसर विल बी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। द आंसर विल बी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्योंकि कम बढ़े, जितना हमने इनपुट बढ़ाया उससे हमारी आउटपुट नहीं बढ़ी, कम बढ़ी, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इजी, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दिस कैन बी डेलीगेटेड। ये मैंने आपको करवाया बहुत अच्छे से, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको करवाया। अब मुझे एक बात बताओ, विच ऑफ दिस कैन बी डेलीगेट। डेलीगेट कौन सी हो सकती है, अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ते हैं ना हम, तभी तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसी का बड़ा भाई, है ना। तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरह की होती है, 2 और 4 वाली। ये हमने 30 days 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में किया है, बहुत अच्छे से किया है, राइट। ये भी वही है, देखो मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी बताई, उसमें कैश रिजर्व रेशियो बताया, ठीक है, तो वो भी अपने 30 days 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले टॉपिक में आ गया। कैश रिजर्व रेशियो कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल बैंक। मार्केट टैक्सेस कोई नाम की चीज नहीं होती, कमर्शियल बैंक नहीं फॉलो करते और गवर्नमेंट नहीं बनाती। कौन रखते हैं रेशियोज, हमारी सारी रेशियोज जो हमारी कैश रिजर्व रेशियो, SLR, CSR, CRR, ठीक है, उसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब किसका पार्ट है, क्या उसका, सेंट्रल बैंक का। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका पार्ट है ना, ये सब। चलो, एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफाइड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ये टेक्निक थी किसकी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, टेलर जी ने। तो इसका आंसर क्या आएगा, टेलर। बहुत ईजी है, ठीक है। ये भी आ गया, देखो सार्क मैंने आपको करवाया ना, ये बहुत सारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सार्क, अंकटाड, नाफ्टा, जिसको हम USMCA कहते हैं, है ना, ऐसे 5 करवाया मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है। देखो आता है क्वेश्चन, तो सेक्रेटरिएट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सार्क। सार्क का सेक्रेटरिएट कहाँ है, मैंने आपको ये करवाया बहुत अच्छे से, काठमांडू, नेपाल। न्यू दिल्ली इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं है। स्विट्जरलैंड में तो WTO है ना, या अंकटाड है, ये दोनों है, ठीक है। WTO और अंकटाड ये दोनों किसमें है, जनेवा स्विट्जरलैंड में, इंडिया में तो है ही नहीं। और काठमांडू नेपाल, सार्क का आंसर क्या है, काठमांडू नेपाल। इजी, चलो नेक्स्ट वन इज
व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। अब मुझे एक बात बताओ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक क्या कोई कमर्शियल बैंक है? नहीं। कोऑपरेटिव बैंक है? नहीं। सेंट्रल बैंक तो है ही नहीं, आरबीआई, ये बताओ। तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बैंक। जैसे नाबार्ड हो गया, ये चीजें क्या है? स्पेशलाइज्ड बैंक, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती हैं। तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड बैंक। इजी। चलो, अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स कौन सा है? इंटरनल में क्या आता है? ट्रांसफर आता है, प्रमोशन आता है, ले ऑफ आता है, राइट। ये तीन चीजें आती हैं बेसिकली। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये तो एक्सटर्नल का पार्ट है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज एक्सटर्नल का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सटर्नल का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रांसफर। मैंने आपको बताया ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ, ये तीन चीजें किस में होती हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स में। ये हमने प्लस टू की, हाँ उसमें पढ़ा है, बिजनेस में, राइट। चलो, डैश इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फर्म अर्न्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। भाई यहाँ भी एडिशनल आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये मार्जिनल की बात हो रही है और इसने प्रॉफिट कहा है, एडिशनल प्रॉफिट, तो मार्जिनल प्रॉफिट। मैनेजरियल प्रॉफिट नाम की कोई चीज नहीं होती। कॉस्ट क्यों आएगा भाई जब प्रॉफिट पूछ रहा है? और टोटल प्रॉफिट तो आएगा नहीं क्योंकि इसने एडिशनल वर्ड यूज कर दिया। तो द आंसर विल बी मार्जिनल प्रॉफिट। द आंसर विल बी मार्जिनल प्रॉफिट। इजी। चलो नेक्स्ट देख लो। A desire to satisfy one's interest regardless of the impact of the other party to a conflict। ये ना मैंने आपको ना जब 30 days 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाई, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैरी पार्केट फोलेट एक पर्सन थी जिसको मदर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो पढ़ते हैं, मदर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें पता नहीं। तो मैरी पार्कर फोलेट, उन्होंने हमें ये तीन चीजें दी थी। कौन कौन सी? कोलैबोरेटिंग, कंपीटिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। ठीक है, कि हम अब अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उसके तीन रिजल्ट निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा देखो डिजायर, जब हम अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो किसका पार्ट होगा? कंपीटिंग का। उसको हम क्या कहते हैं? कंपीटिंग। द आंसर विल बी कंपीटिंग। कोलैबोरेटिंग क्या होता है बेटा? कोलैबोरेटिंग होता है दोनों के लिए पॉजिटिव सोचना, कि ऐसे स्टेप ऐसे हम उस पर आ जाए, रिजल्ट पे दोनों का फायदा हो जाए। और कॉम्प्रोमाइजिंग में दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में कम सोच रहे हैं। समझे? अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज्यादा, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे, अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो हम कंपीट कर रहे हैं। और दोनों के बारे में सोच के कुछ ऐसा स्टेप निकाल रहे हैं, तो कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये किसने दिया? मैरी पार्कर फोलेट ने, मदर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका आंसर आएगा कंपीटिंग। इजी। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस और हमारा 2022 के क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो, जिसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे, तो इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो हमारी कैपिटलाइजेशन की टेक्निक्स होती है ना, ठीक है, जब हम कोई भी मतलब लगा लो एसेट वगैरह परचेज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम 4-5 तरीके की, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ठीक है, ये सारी जो है टेक्निक्स यूज करते हैं, ये वो है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये है, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू आउटपुट माइनस इनपुट माइनस आउटपुट कर देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई है, 30 days 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको समझ आया कि मैंने आपको वही टॉपिक्स करवाए हैं जिसमें से रियलिटी में क्वेश्चन बनते हैं, वो ऐसी क्लासेस नहीं है। ठीक है, मैंने पीजीटी भी क्लियर किया उन टॉपिक से, समझ रहे हो, कि +1 +2 का बेस क्लियर हो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, और वो टॉपिक्स क्लियर हो, तो हम ये एग्जाम्स जो पीजीटी लेवल तक के हैं अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, और नेट करना है तो उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा फिर तो, है ना, तो मैंने वो भी क्लियर किया है। लेकिन आपकी जो मैं करवा रही हूँ एस्टेट के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी, देखो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी आती, तो यहाँ पे हम अब्राहम मैस्लो करके आते, टिक। क्लेटन एल्ड्रफर ने तो ईआरजी थ्योरी दी है, ये मैंने आपको करवाया है। डेविड मैकलैंड ने 2 दी हैं, आप वाली, ठीक है, ये वाली थ्योरी वाली, यही आप। और फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने हमें 2 दी है, वो मोटिवेशनल फैक्टर और हाइजीन फैक्टर वाली। तो नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी, जिसमें अचीवमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ पावर, जिसमें थी डेविड मैकलैंड। आंसर विल बी डेविड मैकलैंड। इजी आंसर हो गया, समझ आया? तो देखो अब आपको समझ आया उन टॉपिक्स की क्या वैल्यू है, कि एक एक नंबर से ही पेपर क्लियर हो जाता है, एक एक नंबर से ही रह जाता है। अगर उस 30 क्लास में से ये लगा लो आधे 15 भी आपके बन जाते हैं, 15, 7, 10 कितने भी क्वेश्चन बने, तो आपके लिए तो फायदा है ना, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है वो चीजें, है ना। तो ये कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसको करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम 2023 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.